आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हिस्ट्री चली रही है तो रीसेंट मार्क्सिस्ट अप्रोच हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। साथ ही साथ आप पीडीएफ ले लीजिए स्टडी ग्लोस पे। तो स्टडी ग्लोस मतलब टेलीग्राम चैनल है, कुछ ज़्यादा ही जल्दी बोल दिया मैंने, आप इसको ज्वाइन करिए। देखो यार, ऐसा है, इससे पहले हमने क्या बताया था? क्लासिकल मार्क्सिस्ट मतलब कार्ल मार्क्स के बारे में बताया था। ठीक है, वो लेक्चर अवेलेबल है, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब हम मॉडर्न मार्क्सिस्ट की बात करेंगे। मॉडर्न मार्क्सिस्ट क्या, जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी में खामियां थी उसको रेक्टिफाई किया गया। देखो यार, तुमने कुछ बोल दिया, लिख दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तालियां बजाओ। उसको अप्लाई जब तक नहीं करेंगे तब तक काम कैसे चलेगा? मार्क्स ने बहुत कुछ बोला। जब 1883 में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई, वो बहुत दुखी होकर मरे, क्योंकि कहीं पे भी क्रांति नहीं आई। रशिया में क्रांति आई 1917 में। लेकिन दोस्तों, आप एक बात बताइए, कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था? कार्ल मार्क्स ने बोला था सरप्लस वैल्यू जो है, जो जो लेबर है, जो कमा रहा है, वो तो सब कैपिटलिस्ट खा जा रहा है। यानी कि जैसे आपने बड़ी मेहनत की, आपने पूरा मेहनत करके प्रोडक्शन किया, उसमें आपकी मेहनत है ना, लेकिन उसमें 99% प्रॉफिट किसका है? वो सब जो जिसके लिए आप काम कर रहे हो वो आपको 1% देगा, ये बोला। तो उन्होंने तो कैपिटलिज्म को चोर बता दिया। और उन्होंने ये बोला कि क्रांति आएगी, 110% क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो के ही रहेगा, क्रांति आएगी, सर्वहारा वर्ग क्रांति लेके आएंगे, डिक्टेटरशिप होगी। लेकिन ये सिर्फ रशिया में हुआ, रशियन रेवोल्यूशन आया। अब देखिए, 1917 में रशियन रेवोल्यूशन आया। वर्ल्ड हिस्ट्री खोलिएगा, रशियन रेवोल्यूशन पे सेपरेट लेक्चर है। वर्ल्ड वॉर वन हुआ 1919 में, ठीक। इस दौरान अगर आप 1900 से लेकर वर्ल्ड वॉर टू तक, 45 साल तक, ये पूरा एरा अगर आप लें, ईयर्स देखें, इतनी प्रॉब्लम्स हुई, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम थी और बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी। भारत में कॉलोनियलिस्ट अप्रोच था। आपको पता ही है कि भारत में उपनिवेशवाद, इधर ब्रिटिशर ने भारत पे कब्जा करके रखा हुआ था, कितना दबाया था भारतीयों को, बहुत दिक्कत थी। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिशर चले गए, वहां के जो इंडिजिनियस लोग थे उनको बहुत प्रॉब्लम किया। अफ्रीका में आपने देखा, छोड़िए सब, यूरोप में आप देखिए, यूरोप में क्या हुआ? यूरोप में लोगों को कितना ज्यादा दबाया जा रहा था, क्लास कॉन्फ्लिक्ट थी वहां पे। इसी दौरान इटली में मसोलिनी ने भर भर के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया। जो भी मसोलिनी के खिलाफ खड़ा होता था उसको जेल में डाल दिया, बहुत दिक्कत। लेकिन कहीं क्रांति नहीं आ रही थी, क्रांति का नामो निशान नहीं था। तो ऐसा क्यों था? जब लोग इतने परेशान हैं तो क्यों क्रांति नहीं आ रही थी? यही बताया मॉडर्न मार्क्सिस्ट, जिनको हम बोलते हैं रीसेंट मार्क्सिस्ट अप्रोच, यही बताया, जो बाद में कार्ल मार्क्स के, जिन्होंने कार्ल मार्क्स को स्टडी किया। अब इसमें बहुत सारे लोग थे, ठीक है। मार्क्स हॉकेमर थे, हर्बर्ट मार्क्यूज थे, जोगेन हेबरमस थे, एंटोनी ग्राम्स्की का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंटोनियो ग्राम्स्की। उन्होंने बताया, वो इटली से ही आते थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया था। प्रिजन बुक, उन्होंने 3000 पेजेस की किताब लिखी थी, मतलब नोट्स लिखे थे उन्होंने जेल में, और वो बाद में पब्लिश हुई। ज्यादा लिख नहीं पाए थे क्योंकि जेल में ही डाल दिया गया था। बहुत ही छोटे हाइट के थे वो, कमाल थे, लेकिन गजब जबरदस्त हेजीमोनी को उन्होंने कंसेप्ट दिया था। अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी ना। दूसरी चीज ये है कि देखो, अब रेवोल्यूशनरी, जब सोवियत यूनियन की बात करें तो सोवियत, जहां पे रेवोल्यूशन भी आया था, वो भी मार्क्स के आइडियाज पे थोड़ी ना चला। कम्युनिज्म आपको आज कहीं पे भी देखने नहीं मिलेगा, खाली चाइना में देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पे भी उन्होंने अलग ही कैपिटलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक अपनाई हुई है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी जो है वो कमाल की है, लेकिन वो कहीं है थोड़ी ना, उसको अप्लाई नहीं कर पाए। सोवियत भी मार्क्सिज्म पे आया, बट वो बाद में कैपिटलिस्ट हो गया। कैपिटलिस्ट इन द सेंस कि वहां पे भी इंडस्ट्रीज लगी, उद्योग लगा, और फिर पॉलिटिकल। अब देखो, कार्ल मार्क्स ने बोला था रिलीजन नहीं, स्टेट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन सोवियत में सब नहीं हुआ ना। वहां पे स्टेट ने किस तरीके से दमन किया। तो ये क्लासिकल मार्क्सिज्म एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि ऐसा हो क्यों रहा है। यहां पे पेरी एंडरसन वो लिखते हैं, पेरी एंडरसन की बात करें कि दिक्कत यह है कि यहां पे स्ट्रक्चरल डाइवोर्स हो गया है। मार्क्सिज्म और पॉलिटिकल प्रैक्टिस, ये स्ट्रक्चरल, भैया कार्ल मार्क्स ने बोला था पॉलिटिक्स तो सर्वहारा के पास रहेगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। तो दोनों के बीच में, मार्क्सिज्म और जो पॉलिटिकली प्रैक्टिस किया जाता है उसके बीच में दूरियां आ गई हैं, डाइवोर्स हो गया है। तो कैसे चलेगा? वेस्टर्न, देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये वेस्टर्न मार्क्सिज्म बता रहा हूं। वेस्ट से, वैसे मार्क्सिस्ट, कार्ल मार्क्स भी वेस्ट से ही थे, वहीं से ही आया मार्क्सिज्म। तो कार्ल मार्क्स की बात करें, वेस्टर्न मार्क्सिज्म, यहां पे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स थे
जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की थी, जॉर्ज लुकस, कार्ल कॉर्ट्स, एंटोनियो ग्राम्स्की, ठीक है। अब उसके बाद बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट भी छपी, समझाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब हम ट्रेंड्स देखते हैं। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी वेस्ट में ट्रेंड्स क्या थे, ये थोड़ा सा हम अभी नजर डाल लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है और वेस्टर्न मार्क्सिस्ट का क्या कहना है। देखो एक्चुअली पहले क्या था, यहां पे जो मार्क्सिस्ट थी, बहुत सारे मार्क्सिस्ट ने क्या बोला कि क्लास स्ट्रगल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द प्राइम मोटर ऑफ चेंज। क्लास स्ट्रगल होगा ही होगा। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जो है, ध्यान से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को थोड़ा रिजेक्ट करते थे। ये बताते थे क्लास स्ट्रगल होगा, लेकिन यहां पे रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, ठीक है ना। जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं वो सोसाइटी को रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन के टर्म्स में देखते थे, रादर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेस। मतलब रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन मतलब ये है, इसमें सोशियोलॉजिकली टेक्नोलॉजिकली रिलेशंस भी आ जाएंगे, टेक्निकल रिलेशंस भी आ जाएंगे, कि आपका रिलेशन क्या है। मतलब कि जैसे आप हो, पहले जमाने में देखो स्लेव्स आते थे, ठीक है, और स्लेव जो है वो काम करते थे रूलर्स के लिए। तो रिलेशन क्या था, स्लेव काम कर रहे थे और रूलर जो है वो रूल कर रहा था, वो उनको ऑर्डर दे रहा था, ये रिलेशन। अब जितना अच्छा जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन जितने बढ़िया होंगे उतना अच्छा प्रोडक्शन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये लोग रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान देते थे कि रिलेशंस, प्रोडक्शन के रिलेशंस ही अच्छी नहीं थे। जो काम करवा रहा था और जो काम कर रहा था उसको इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया कि क्लास स्ट्रगल शुरू हो गया। लेकिन जब बाद में स्टडी किया गया, ऐसा नहीं था। यहां पे रोमन एम्पायर का एग्जांपल दिया, या रोमन एम्पायर में क्यों डिक्लाइन हुआ, यहां पे स्लेवरी का एग्जांपल दिया। एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो, हालांकि बहुत सारे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने नहीं एक्सेप्ट किया उसको, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज ने, देखिए, एशिया को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया था। अगर क्लासिकल मार्क्सिस्ट कार्ल मार्क्स ने भी एशिया को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया था, वो यूरोप पे ज्यादा, क्योंकि कैपिटलिज्म वहीं से आया था। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पे रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस पे ज्यादा ध्यान दिया था, मोस्ट प्रोडक्टिव फोर्सेस पे कम ध्यान दिया था। लेकिन बाद में यह पता चला कि भैया अगर रोमन एम्पायर का भी डिक्लाइन हुआ है तो वो उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ है। यहां पे रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन का ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। ग्रीस में रोमन सोसाइटीज, स्लेव्स के पास मेजॉरिटी थी। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या, यहां पे जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको ज्यादा ताकत दो, लेकिन ऐसा होता नहीं था ना। तो प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग ज्यादा, अब ये पता चला कि ऐसा नहीं है। रोम में क्या हुआ था, वहां पे इंटरनल प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से इसका डिक्लाइन हुआ। इतना ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले नहीं किया, आप समझ रहे हैं। उसके बाद फिर यह भी बताया जाता था ना कि जो लोअर क्लास है वो बारबेरिक है। लोअर क्लास, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो लोअर क्लास उसमें इन्वॉल्व रहता है, बैकवर्ड है वो। लेकिन बाद में मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने बोला कि बिल्कुल गलत है। लोअर क्लास को हम, भैया देखो, रिएक्शनरी का क्या मतलब है, रिएक्शनरी का ये मतलब है कि जो भी बोझ आता था वो लोअर क्लास पे ही आएगा ना। तो रिएक्शनरी मतलब क्या, वो गुस्सा ही होंगे। तो कई हमको ऐसे इवेंट देखने को मिलते हैं, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, कि कई बार ऐसा दंगे कर दिए, गुस्से में आके उन्होंने छोटे छोटे मूवमेंट छेड़ दिए जिसमें जान गई, जिसमें हिंसा हुई। तो यहां पे जो हिस्टोरियंस है वो बोलते हैं कि लोअर क्लास को हम ताकत ही नहीं दे सकते, ये लोग तो सही नहीं है, ये बैकवर्ड है, ये हिंसा करेंगे। तो यहां पे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, दे आर नॉट रिएक्शनरी। अरे भैया, उनकी सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी है कि वो करेंगे ही करेंगे ऐसा, आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बहुत ज्यादा बात होती थी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड था कि जो मार्क्सिस्ट थे वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट सबसे इंपॉर्टेंट ही रहता है कि जब क्लास में कॉन्फ्लिक्ट होगी तो जब भी क्लास में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फिर रेवोल्यूशन आएगा, ठीक है, जो कार्ल मार्क्स ने बोला था, है ना। लेकिन रेवोल्यूशन आ ही नहीं रहा था। अब रेवोल्यूशन क्यों नहीं आ रहा था, इसमें एंटोनियो ग्राम्स्की ने बहुत अच्छा लिखा है। एंटोनियो ग्राम्स्की लिखते हैं कि देखो ऐसा है ना, उन्होंने हेजीमोनी की बात करी, हेजीमोनी की बात, जिसको आधिपत्य वर्चस्व कहते हैं। यहां पे कैपिटलिस्ट को पता लग गया था कि भैया क्यों हम लोगों को मतलब क्यों रेवोल्यूशन लेके आए, हम क्यों इनको दबाएं जब हम इनको इनडायरेक्टली दबा सकते हैं। हमको हिंसा करने की, हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, इनको इनडायरेक्टली दबा दो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है प्रोपेगेंडा फैला दो। मीडिया जो है आज, अगर आप देखिए, अगर आज की बात करें तो ज्यादातर मीडिया जो वो पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में होती है। तुम प्रोपेगेंडा फैलाओ, लोगों का ध्यान भटका दो। लोगों का ध्यान भटक गया
तो वो अपनी प्रॉब्लम्स पे जाएंगे ही नहीं। तो ये सारी चीजें बताई एंटोनियो ग्राम्स्की ने। इलेक्शन करवा दो, लोग इलेक्शंस में व्यस्त रहेंगे। एक ऐसे इंसान को खड़ा करवा दो, अगर डेमोक्रेसी के ऐसे इंसान को खड़ा करवा दो जो सही नहीं है, तो लोग उसको वोट देंगे, तो लोग उस पर फिर सवाल भी नहीं खड़े कर सकते कि हमने उन्हीं को चुना है। ऐसे कंट्रोल करो, आधिपत्य ऐसे जमाओ, हेजीमनी का जिसको नाम दिया गया था, है ना, कि क्या जरूरत है डायरेक्ट कंट्रोल करने की। रेवोल्यूशन इसीलिए नहीं आया। मसोलिनी, आप इटली का बेस्ट एग्जांपल लीजिए, मसोलिनी को देखिए, उसने पूरे इटली को यकीन दिला दिया, इतनी प्रॉब्लम, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, लेकिन पूरा इटली जो है वो यकीन में आ गया कि हां हम महान बनेंगे, तो लोगों का ध्यान ही भटक गया। आज भी यही होता है, आज भी यही होता है। आप देखिए, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इतनी गरीबी है, लेकिन उसके बावजूद ध्यान कहीं और है। तो ये एंटोनियो ग्राम्स्की ने बोला, ठीक है। उसके बाद मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन क्लास स्टेट को स्टेट ऑफ रूलिंग क्लास कहते थे, कि जैसे ही स्टेट आता है रूल शुरू हो जाता है। इसीलिए तो स्टेट को माना नहीं गया ना। यहां पे बताया कि देखो, स्टेट जिस दिन से स्टेट फॉर्म होगा उसी दिन रूल शुरू हो जाएगा। तो ये स्टेट होना ही नहीं चाहिए। स्टेट की वजह से क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, स्टेट ना हो तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। तो अगर मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो इसमें मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि सबसे पहले यहां पे जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है उसको क्रिटिसाइज किया, ठीक है। जो बेस सुपर स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म है उसको क्रिटिसाइज किया। उसके बाद यहां पे मार्क्सिस्ट को, मार्क्सिज्म की जो थ्योरी है उसको एज अ क्लास डिटर्मिनेशन के रूप में स्टैब्लिश की। फिर उसके बाद हिस्ट्री को ऑप्रेस्ड लोगों के हिसाब से देखना शुरू किया, हिस्ट्री को व्यू करना शुरू किया। ऑप्रेस्ड पीपल, उनका क्या नजरिया था, ऑप्रेस्ड पीपल की वजह से हिस्ट्री चेंज हुई। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस की बात कर लेते हैं, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस की, जो वेस्ट में है। इसमें सबसे पहले थे, मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, जॉर्ज, दोस्तों मुझे पता है इसमें ज्यादा डेटा नहीं है और मैं ज्यादा डेटा इसलिए भी नहीं लगता हूं, लेफेब्रे, LEFEBVRE। मैं इसलिए, देखिए मैं नाम नहीं पढ़ पाता हूं, प्रोनाउंसिएशन मेरा बहुत अच्छा नहीं रहता है, जो बहुत खतरनाक नाम आते हैं, इसलिए भी डेटा नहीं रखता हूं, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। डेटा लिखने में मुझे बहुत वक्त जाएगा और मैं बहुत बिजी रहता हूं, तो आपको थोड़ा सा ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं आपको बार बार बता चुका हूं, आपके पास इग्नू की किताबें होंगी, नहीं है इग्नू की किताबें, या अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की किताबें नहीं है तो आप एक काम करिए, जब आपका एग्जाम पास है ना, इसको सुन लीजिएगा एक बार और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते चलिए, पॉज कर लीजिए, 2-3 बार सुन लेंगे, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो जॉर्ज, अरे यार मैंने स्पेलिंग मिटा दी, फिर से लिख देता हूं, जॉर्ज, अब ये मैं नाम नहीं बोलूंगा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, 1874 से लेकर 1959 तक। इनकी बात करें तो एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे और मार्क्सिस्ट सोशल हिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा रोल है। इनकी किताबें थी द कमिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन 1939 में, 1947 में इसको इंग्लिश में पब्लिश किया गया, क्योंकि फ्रांस के थे तो 1939 में इसको फ्रेंच में पब्लिश किया गया। और इन्होंने बहुत कुछ बताया। इन्होंने फ्रांस के रेवोल्यूशन को बताया और फ्रांस के रेवोल्यूशन को इन्होंने बुर्जुआ बोला, ठीक है। ये बताते हैं कि बेसिकली यहां पे जो लीडरशिप थी वो तो बुर्जुआ की थी, लेकिन इन्होंने पेजेंट का भी रोल बताया। इन्होंने जो किताब लिखी द पेजेंट्स ऑफ नॉर्दर्न फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, पेजेंट्स का भी रोल, क्योंकि एक्चुअली में रेवोल्यूशन को इन्होंने पेजेंट से जोड़ दिया कि भैया अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर, अब देखिएगा कि फ्रांस में बात करें तो, फ्रांस की बात करें तो यहां पे जो पेजेंट्स थे वोट खड़े हुए ना। बहुत सारे हिस्टोरियंस ने, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने इनफैक्ट बोला कि तो बुर्जुआ रेवोल्यूशन था, लेकिन जॉर्ज लेफेवर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, ये पेजेंट्स का यहां पे रेवोल्यूशन था, ठीक है। तो पेजेंट सोसाइटी, पेजेंट्स को डिफरेंशिएट करते हैं और बताते हैं कि इसी तरीके से रेवोल्यूशन आया। उसके बाद दूसरे जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है वो हैं मॉरिस डॉब, DOBB, 1900 से 1976। ये कोई सोशल हिस्टोरियंस नहीं, ये इकोनॉमिक हिस्टोरियंस है। याद रखिएगा, मैंने आपको एनाल्स स्कूल बताया था ना पिछली बार, एनाल्स स्कूल याद है? तो एनाल्स स्कूल में मैंने क्या बताया था, हिस्ट्री को खाली हिस्ट्री के फॉर्म में हम नहीं देखेंगे, हिस्ट्री में इकोनॉमिक हिस्ट्री भी होती है, एंथ्रोपोलॉजी, तो वह एनाल्स स्कूल। तो ये जो आप हिस्टोरियंस देखेंगे ये इसी स्कूल से आते हुए लगते हैं, क्योंकि डॉब एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे। और जब आपको कैपिटलिज्म को पढ़ना है तो आप इकोनॉमी तो पढ़ेंगे ही, विदाउट इकोनॉमी तो आप कैपिटलिज्म को समझ ही नहीं सकते, एंड विदाउट कैपिटलिज्म आप कम्युनिज्म को समझ ही नहीं सकते।
तो डॉब्स की स्टडी यही थी, स्टडीज इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। फिर जॉर्ज रूडा है, ये भी एक बहुत बड़े मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे। इन्होंने क्राउड इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन किताब लिखी, क्राउड इन हिस्ट्री, रेवोल्यूशनरी यूरोप, ये सब। बट सुबॉल है, ये भी एक फ्रेंच मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे, ठीक है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने ये बताया कि भैया कॉमन लोगों ने रेवोल्यूशन किया है। इट वॉज दीज पीपल, इट वॉज कॉमन पीपल हु टुक द रेवोल्यूशन। फिर रॉडनी हिल्टन है 1916 से 2002 तक, ये यूरोप के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन्होंने मेडिवियल सोसाइटी किताब लिखी 1967, और यहां पे बताया फ्यूडल सोसाइटी की इन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की, सामंतवाद की इन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की, सामंती समाज की। फ्यूडल सोसाइटी को इन्होंने बताया कि हम इनको क्लास टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं आपको सामंत फ्यूडलिज्म, अभी मैंने इस पर पूरा लेक्चर नहीं लिया, मैं लूंगा। अगर मैं आपको फ्यूडलिज्म के बारे में बताऊं तो फ्यूडलिज्म को आप क्लास के रूप में देखिए ना, एक फ्यूडल लॉर्ड्स और दूसरे सबऑर्डिनेट पीजेंट्स। तो इन्होंने इसकी व्याख्या बहुत अच्छे से की, ठीक है। और यह भी बताया कि फ्यूडलिज्म, अगर सोसाइटी की बात करें, कंटिन्यूअस क्लास स्ट्रगल था, लगातार। देखिए अगर आप मार्क्स से भी पूछेंगे ना तो वो बोलेंगे फ्यूडलिज्म एक शैतान था, कैपिटलिज्म उससे बहुत बेटर है। अगर आप मार्क्स अभी जिंदा होते तो वो भी बोलते हैं कि कैपिटलिज्म इज लॉट बेटर देन फ्यूडलिज्म, क्योंकि वहां पे तो फ्यूडलिज्म में तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। और फिर इसको एक्सटेंड करके ही सोशियो इकोनॉमिक चेंज की भी बात करते हैं। फिर क्रिस्टोफर हिल आए 1912 से 2003 तक, ये इंग्लैंड के थे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द चर्च, प्यूरिटनिज्म एंड रेवोल्यूशन, सेंचुरी ऑफ रेवोल्यूशन, ये सब इन्होंने किताबें लिखी, ठीक है। इंग्लिश रेवोल्यूशन को इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, और इन्होंने बोला कि भैया इंग्लिश सिविल वॉर जो था, पता है ना इंग्लिश सिविल वॉर, मैंने भैया देखो ये सारे लेक्चर्स मैंने किए हुए हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की 1688 वर्ल्ड हिस्ट्री, इस पे मैं देखिए ये सारे लेक्चर्स के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। तो इंग्लिश सिविल वॉर, जिसको वॉर्स ऑफ थ्री किंगडम भी बोला जाता है, जब इंग्लैंड आयरलैंड स्कॉटलैंड तीनों आपस में भिड़े हुए थे धर्म के नाम पे, आप देखिएगा वो प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक्स। और यही 1688 में बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन बोला जाता है। तो यहां पे क्रिस्टोफर हिल बोलते हैं कि अरे ये जो है रेवोल्यूशन है ना, ये जो क्रांति है, ये तो बुर्जुआ लेके आए थे, कैपिटलिस्ट लेके आए थे, और यहीं से ही तो कैपिटलिज्म का उदय हुआ है। तो यहां पे सोशल बेसिस ऑफ आइडियाज को बताया, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिल का। फिर उसके बाद E.J. हॉब्सबॉम आए, उन्होंने भी कैपिटल स्विंग, लेबरिंग मैन, ये सारी किताबें लिखी। E.P. थॉमसन आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंग्लैंड के थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वन ऑफ द अगर सोशल हिस्ट्री की बात करें तो इनको वन ऑफ द पॉनियर्स बोला जाता है। 1945 के बाद इन्होंने बहुत अच्छे से 1924 से लेकर 1993 तक ये जीवित थे और बहुत कुछ लिखा। इन्होंने पॉपुलर कल्चर, लेबर, क्राइम, प्रोटेस्ट, इन सब के बारे में लिखा और एक नए तरीके से लिखा, ठीक है। बहुत बड़े मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे। इन्होंने तो बेसिकली पैसिव जो वर्किंग क्लास था उसको पैसिव रेसिपिएंट बोला ही नहीं है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक चेंज का। इन्होंने तो बोला बिल्कुल नहीं, रेवोल्यूशन तो वर्किंग क्लास ही लेके आए हैं ना, ठीक है। उसके बाद फिर यूजीन डी जेनोवीज आए, ये अमेरिका के थे। रॉबर्ट ब्रेनर आए। तो ये सब जो थे ये इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस है अगर हम मार्क्सिज्म की बात करें। तो ये लेक्चर था दोस्तों। अब इसके बाद हम देखेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। फिर हम देखेंगे जेंडर इन हिस्ट्री और उसके बाद रेस इन हिस्ट्री। तो ये मॉड्यूल जो है, ये पांचवी किताब जो है वो खत्म करूंगा पहले मॉड्यूल की। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।